Today's my topic is total energy of electron during the revolution about nucleus। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है। तो टोटल एनर्जी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसके पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को उसकी टोटल एनर्जी बोलेंगे। ई इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हम पहले पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की, दोनों को सम करके हम नेट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की फाइंड करेंगे किसी ऑर्बिट में। ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, तो ये टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम है। इसमें हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है U इज इक्वल टू -1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 क्या है यहाँ पर? Q1 है न्यूक्लियस का चार्ज ZE, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन Z इंटू ई। अगर Z यानी अगर हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम के लिए ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, E प्रोटॉन का चार्ज इंटू E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ये होगा ZE² अपॉन 4। ठीक है, तो ये तो है पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv²। अब चूँकि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो किससे मिलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अट्रैक्शन है, उससे मिलता है यहाँ पर हमें ये इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कहाँ से मिलता है? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। ठीक है, तो यहाँ से R से एक R कैंसिल, तो mv² ½ 4πε0 ZE² अपॉन R बचेगा। तो mv² हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पर k इज इक्वल टू हाफ mv² की वैल्यू हो जाएगी 1/8πε0 ZE² अपॉन R। ठीक है, तो हमारे पास अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों हैं, दोनों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा E इज इक्वल टू -1/8πε0 ZE² अपॉन R। ठीक है, R की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो R की वैल्यू n² अपॉन m² ZE² होता है। इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर और ये नई रिलेशन एक निकल के आएगी। यहाँ पर एक हम इसकी स्टैंडर्ड, देखो ये टोटल एनर्जी आ गया अब इसका। ठीक है, ये टोटल एनर्जी है, और इसको थोड़ा स्टैंडर्ड अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो Hc टर्म की मल्टीप्लाई और ये, तो उतने की ही डिवाइड हम करेंगे। यहाँ पर Hc की मल्टीप्लाई और Hc की डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो ये बचा यहाँ पर E² इंटू E² e⁴ m⁴ 8πε0 h³ c⁴, ये जितना सर्किल में है ये सभी कांस्टेंट हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में जिसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट, इन सभी कांस्टेंटों को मिला के कांस्टेंट बन गया जिसका नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट। इसको R से हम डिनोट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू -Z² RHc अपॉन n²। ठीक है, वेयर R क्या है? R ये सभी कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन है। R क्या है? e⁴ m8ε0² h³c। अगर हम सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू 1.01 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, ये होगी। R रिडबर्ग कांस्टेंट है। ओवरऑल रिडबर्ग कांस्टेंट की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके हम इजीली कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी जो आई E इज इक्वल टू -Z² RHc अपॉन n², ये स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया टोटल एनर्जी का। तो देखो Z हाइड्रोजन एटम के लिए Z को हम 1 ले लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए सोल्व किया है ये बोहर ने, तो Z को 1 लेंगे तो E की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -RHc अपॉन n²
और RH के प्लेस पर लिख दिया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टैंडर्ड वैल्यू। RH की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। यहाँ से हम H प्लैंक कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करके R की वैल्यू अगेन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन अबाउट न्यूक्लियस। थैंक यू।